बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल पैथोलॉजी में आज हम इन्फ्लेमेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्फ्लेमेशन की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है सडन होने वाली, जो बहुत जल्दी हो जाती है आफ्टर इन्फेक्शन, तो वो बहुत जल्दी होती है लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। दूसरी है जो कि लेट होती है, स्टार्ट मतलब कि लेट होती है लेकिन वो देर तक रहती है। सो जो जल्दी होती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और जो देर से होती है लेकिन देर तक रहती है उसको हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। सो एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ प्रोसेस है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेकैनिज़म्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट टाइप्स के इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो उसको लेकर हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी पूरी जो है एक लेक्चर में कवर करना मुश्किल है। तो हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन हम आज डिस्कस करते हैं। चलते हैं फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के पार्ट वन में। इसमें देखें, सबसे पहले तो हम इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन करते हैं कि इन्फ्लेम जो है वो क्या है। फ्लेम आपको पता है फायर को कहते हैं, तो इन्फ्लेम का मतलब होता है टू सेट अ फायर, ठीक है ना। मतलब कि इन्फ्लेमेशन का फिर मतलब अल्टीमेटली यही हो गया कि टू सेट अ फायर, या एक ऐसा रिएक्शन जो कि आग की तरह है। क्योंकि आप मोस्टली हमने पिछले अपने लेक्चर्स में यही देखा था कि जो इन्फ्लेमेशन है उसके जो है वो कुछ साइंस होते हैं, जिसमें रॉबर कैलर, ठीक है ना, ट्यूमर, ठीक है ना, ये चीज़ें थी। तो इसी वजह से शायद उसका नाम जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो पड़ गया है, ठीक है ना। अब इसमें आप ये देखें कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो क्या है। इन्फ्लेमेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। इन्फ्लेमेशन कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि एक तब्दील होती हुई चीज़ है, डायनामिक प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह सकता कि इन्फ्लेमेशन में एक प्रोसेस शुरू हुआ तो वो ख़त्म हो गया तो चलो इन्फ्लेमेशन नहीं। इन्फ्लेमेशन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आ जाता है, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आ जाता है, फिर उसके बाद मज़ीद अगला प्रोसेस आ जाता है। तो मतलब कि एक सेट ऑफ प्रोसेस है, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना। सो इन्फ्लेमेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक कहते हैं बेटा जो तब्दील हो रहा हो मुसलसल, ठीक है ना। सो इन्फ्लेमेशन इज़ अ डायनामिक रिस्पॉन्स टू द वेस्कुलराइज टिश्यू। अच्छा, ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो आम टिश्यूज़ के अंदर नहीं होगी, बल्कि इन्फ्लेमेशन जो है वो वेस्कुलराइज टिश्यूज़ के अंदर जो है वो होती है। ऐसे टिश्यूज़ जिनमें ब्लड वेसल जो है वो होंगी तो उनमें होगी इन्फ्लेमेशन। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन होने के लिए या इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो होने के लिए हमें ब्लड में से जो ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये चाहिए। और इसके साथ साथ जो है हमें जो है वो प्लाज्मा चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए जो कि आती हैं बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इसलिए जो बग़ैर ब्लड वेसल्स के जो टिश्यूज़ होंगे उनमें इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं हो सकती। सो ये आप देखें कि जो इन्फ्लेमेशन है वो एक ऐसे टिश्यू के अंदर जो है वो स्टार्ट होती है जो कि वेस्कुलराइज है, जिसमें ब्लड वेसल जो है पेनिट्रेट कर रही होती हैं, उनके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। जिनमें ब्लड वेसल जो है वो नहीं है उनमें इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। एक बात ये होगी। सो मज़ीद इसमें देखिए, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। ये हमारी बॉडी का जो है ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। मतलब कि हमारी बॉडी किसी भी इंजरी के अगेंस्ट जो है अपने आप को महफूज बनाती है। तो ये एक किस्म का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। ये कोई मतलब कि हमारी बॉडी का एक डिफेंस रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स सर्व्स टू ब्रिंग द डिफेंस एंड हीलिंग मैकेनिज्म टू द साइट ऑफ द इंजरी। तो जहाँ पर भी इंजरी हुई होगी वहाँ पर हीलिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, और जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको स्टार्ट करने के लिए जो है ये होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया।
इसके बाद देखें जो हमारा मेन टॉपिक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसको अभी हम लेके चलते हैं। Acute inflammation is the quick response of the vascularized tissues to any site of injury। कोई भी वजह है इंजरी की, अभी हम डिस्कस भी करेंगे काजेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन की वजह है तो उसमें जो क्विक रिस्पांस है, सबसे पहला रिस्पांस जो है, जो बहुत जल्दी रिस्पांस आपकी बॉडी देती है और थोड़े अरसे के बाद ये ख़त्म भी हो जाता है, तो ये हमारा कहलाएगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो कि मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट होने से भी बताया। तो ये क्या है? इट इज़ द क्विक रिस्पांस ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यूज टू एनी साइट ऑफ द इंजरी। सो यूनिक फीचर ऑफ द इन्फ्लेमेशन क्या है? इस इन्फ्लेमेशन का जो बहुत ही ख़ास फीचर है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स का रिएक्शन है लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, जिससे जो फ्लूइड है वो आपका जमा हो जाएगा और ल्यूकोसाइट्स भी जो है एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जो है वो जमा हो जाएंगे। मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनका रिएक्शन और इसके अलावा जो फ्लूइड है उसका एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जमा हो जाना जो है, ये आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहलाएगा। सो रैपिड ऑनसेट या सेकंड जो है मिनट में क्या होगा कि इज़ ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है ना, ये बहुत कम टाइम के लिए होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, लास्टिंग फॉर मिनट्स, जो कि कुछ मिनट्स तक रहती है या घंटों तक या कुछ दिनों तक जो है ये रहती है। तो कहने की बात ये है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वो किस्म है जो जैसी कोई इन्फेक्शन होता है तो फ़ौरन से हो जाती है और इसके बाद कुछ मिनट्स के बाद ख़त्म हो जाएगी या कुछ घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगी या कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये जल्दी होने और जल्दी ख़त्म होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है या सूजन है, इसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। उसके बाद देखें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मोस्टली जो है वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 प्रोसेस जो हैं इसके होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले है डायलेशन ऑफ द स्मॉल वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लीडिंग टू इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो। सबसे पहले क्या होगा इसमें कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी, जहाँ पर इन्फेक्शन है या जहाँ पर इंजरी है वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, वो फैल जाएंगी, डायलेशन हो जाएगी उसकी, सबसे पहला। सेकेंडली क्या होगा? इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेस्कुलेचर एनेबलिंग द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ल्यूकोसाइट्स टू लीव द सर्कुलेशन। अब बेटा जैसे ही इसमें देखें कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ेगा तो उनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके दरमियान में जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है ना। सो इनके दरमियान जब गैप ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से अब रास्ते बन जाएंगे कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर से रास्ते बन जाएंगे। तो जो माइक्रोवेस्कुलेचर जिसको हम ब्लड सेल्स कहते हैं उसमें रेड ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल्स नहीं सॉरी वाइट ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स हैं या जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, तो वो इन चैनल्स के ज़रिए या उन रस्तों के ज़रिए जो परमिएबिलिटी कहते हैं इजाज़त को, तो इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी से मुराद ये है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अलाउ कर दिया है चीज़ों को कि वो ब्लड के अंदर से निकल जाएं, ब्लड वेसल्स के अंदर से निकल जाएं और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, एक्स्ट्रा जो है सेलुलर स्पेस है, सेल्स के दरमियान वाली जो स्पेस है वहाँ पर जो है वो जमा हो जाएंगे। सो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड सेल्स जिसको हम माइक्रोवेस्कुलेचर कहते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं और ल्यूकोसाइट जो हैं, ये अपनी जो मेन सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, जब वो खून की नालियों में दौड़ रहे थे वहाँ खून की नालियों से निकल कर ब्लड वेसल्स के उन सराखों के ज़रिए बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पर आ जाएंगे। तो सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप में देखें क्या होता है। थर्ड स्टेप में होगा इमिग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द माइक्रोवेस्कुलेचर। अब वो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर जाने को, ई से जो है आई से वो अंदर आना होता है। सो इमिग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन से ल्यूकोसाइट जो है वो बाहर आ जाएंगे और जनाब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे, उस जगह के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट बेटा इसमें देखें और उसके बाद है स्टिमुलाई फॉर द एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कौन कौन सी ऐसे काजेज़ हैं, स्टिमुलाई कह लें या काजेज़ कह लें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, कौन कौन से ऐसे काजेज़ हैं जिनकी वजह से जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो होती है।
ठीक है ना। इसमें सबसे जो पहला काज है वो आप ज़रा देख लें। सबसे पहला जो काज है वो क्या है, इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है इन्फेक्शन, वो वायरल भी हो सकता है, ठीक है जी, वो पैरासिटिक भी हो सकता है, या माइक्रोबिसाइडल टॉक्सिन भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट जो है इन्फ्लेमेशन होगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सेकंड काज या सेकंड स्टिमुलाई इसमें क्या हो सकता है, ट्रॉमा, जो कि ब्लंट या पेनिट्रेटिंग हो सकता है। तो कोई भी ट्रॉमा होगा तो वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। देखिए ना, आपको चोट लगती है कहीं पर तो फिर सूजन या इन्फ्लेमेशन जो है हो सकती है। तीसरा इसमें आ जाएगा फिज़िकल एंड केमिकल एजेंट्स। फिज़िकल और केमिकल एजेंट्स में क्या है, इसमें थर्मल इंजरी है। मतलब कि थर्मल इंजरी से मुराद बेटा ये है कि कोई चीज़ गर्म अगर लगती है, उसकी वजह से जो ज़ख़म होता है वो इरेडिएशंस, ठीक है ना, इरेडिएशंस होगी, इन्वायरमेंटल केमिकल्स हो गए, ठीक है ना। मतलब कि थर्मल इंजरी होगी, रेडिएशंस हो गए, या इन्वायरमेंटल केमिकल्स हो गए, इन तीनों की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये फिज़िकल और केमिकल एजेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट है जी फॉरेन बॉडीज़। देखिए बेटा, कोई भी अगर आपकी बॉडी में फॉरेन बॉडी जो है वो आती है, कोई भी पार्टिकल आता है जिसमें स्प्लिंटर्स भी हो सकते हैं, डर्ट भी हो सकती है, सिचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल आता है आपकी बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनल इसमें है इम्यूनो या ऑटो इम्यून रिएक्शंस। सो ऑटो इम्यून रिएक्शंस को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है वो सिर्फ उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो फॉरेन होते हैं, जो बाहर से आते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो उनके अगेंस्ट लड़ता है और उनको ख़त्म करता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि वो जो इसमें जीन्स की तब्दीली की वजह से या किसी और तब्दीली की वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। उनमें ये होता है कि जो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, एंटीबॉडीज़ जो हैं, वो आपके अपनी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें उसको कहते हैं इम्यून रिएक्शंस, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। तो इनमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो हमने काजेज़ पढ़े हैं या स्टिमुलाई पढ़े हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए, जिसमें इन्फेक्शंस हैं, ट्रॉमा है, फिज़िकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, और इसके बाद फॉरेन बॉडीज़ और इम्यून रिएक्शंस। ये थे स्टिमुलाई। उसके बाद लेविस का एक ट्रिपल रिस्पांस मॉडल है। उसमें देखें फ्लश क्या होगा, सबसे पहले कैपिलरीज डायलेशन होगी, वही सारी बातें जो अभी हम बेटा डिस्कस करके हैं। उसके बाद फ्लेयर आ जाएगा, आर्टीरियोलर डायलेशन, मतलब कि आर्टरीज़ की जो डायलेशन है वो होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वेल, उसमें एक्सुडेशन या फिर एडिमा जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। एक्सुडेशन या एडिमा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हमने जो जनरल इन्फ्लेमेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था उसमें भी मैंने बताए थे, अब दोबारा बता रहा हूँ कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी ये पांचों जो है साइंस, जिसको हम कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये होंगे। जिसमें रोबोर है, रेडनेस जो कि हाइपरीमिया की वजह से होगा, कैलर है, वार्मथ है, हीट है जो कि हाइपरीमिया की वजह से होगा, डॉलर है, पेन है जो कि नर्व्स या केमिकल मेडिएटर्स की वजह से होगा, और ट्यूमर्स हैं जो कि स्वेलिंग या एक्सुडेशन की वजह से, और लॉस ऑफ फंक्शन जिसको हम फंक्शुलेसिया कहते हैं, तो ये हो सकता है। तो दीज आर द 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी आपको नज़र आएंगे। उसके बाद बेटा आगे आ जाते हैं इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सो इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वो तमाम मराहिल को हम डिस्कस करेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन के स्टार्ट होने से शुरू होते हैं और इन्फ्लेमेशन जब ख़त्म होती है तो उस तक जाते हैं। तो ये मराहिल हैं जिसको हम सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कोई एक प्रोसेस नहीं है बल्कि ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस है, ये सीरीज़ ऑफ प्रोसेस है, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ प्रोसेस कह लें। तो सबसे पहले इसमें जो दो मेन इवेंट्स होते हैं बेटा वो होते हैं, पहला कौन सा है, वेस्कुलर इवेंट्स, और दूसरा है बेटा सेलुलर इवेंट्स। मतलब कि पहले सबसे पहले ब्लड वेसल्स के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो है, और बाद में जो ब्लड सेल्स हैं जिसमें ल्यूकोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है ना, बेजोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ठीक है ना, वो जाकर क्या क्या कुछ करते हैं वो है सेलुलर इवेंट्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेस्कुलर इवेंट्स को।
अच्छा जी, वेस्कुलर इवेंट्स जो है ये आप देख लें कि ये इनिशियल ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन है ऑफ आर्टरियोल्स की। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है ना, नॉर्मली तो हमने ये पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन में वेजो डायलेशन होती है, लेकिन शुरू में मतलब कि अभी जो कोई इन्फेक्शन आया है तो शुरू में कुछ लम्हे के लिए जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। सबसे पहले कुछ लम्हे के लिए सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजो डायलेशन। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता और प्रोग्रेसिव जो है वो वेजो डायलेशन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन ही होगी। तीसरे स्टेप में क्या होगा, एलिवेशन ऑफ द लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखिए बेटा, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर दो तरह के प्रेशर्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और दूसरा होता है कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो जो लिक्विड है वो आपकी ब्लड वेसल से निकल कर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें चली जाएगी, जो लिक्विड है या जो भी सेल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ब्लड वेसल्स के से निकलेंगे, उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से, और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ आ जाएंगे। लेकिन अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम और कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो वही चीज़ें वापस जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर चूँकि इन्फ्लेमेशन है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इसके ज़्यादा होने से जो लिक्विड है या जो दूसरे ब्लड सेल्स हैं वो माइक्रो सर्कुलेशन को या ब्लड वेसल्स को छोड़कर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज़ इन द वेस्कुलर परमेबिलिटी। देखें बेटा, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ब्लड वेसल्स के, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है या जहाँ पर कोई इन्फेक्शियस एजेंट होता है, वहाँ से वो सेल्स जो हैं, एक तो वेजोडाइलेशन की वजह से उनके दरमियान गैप ज़्यादा हो जाता है, दूसरा वो सेल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं या कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उन सेल्स की। अब कॉन्ट्रैक्शन होने से बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उनके दरमियान में जो है वो गैप बन जाएगा। जैसे आप देखें कि अगर ईंटों से कोई दीवार बनाई गई हो और ईंटें बिल्कुल साथ साथ रखी गई हों तो उनके दरमियान में स्पेस जो है वो कम होगी, लेकिन वही ईंटें अगर हम दूर दूर रख देंगे तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्लड वेसल्स जिन सेल से मिलकर बनती है वो सेल्स, एक तो ब्लड वेसल के डायलेशन होने से, फैलने से वो वैसे ही दूर दूर हो जाते हैं, दूसरा वो सेल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, जिनकी वजह से उनके दरमियान में जो गैप है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद देखें ट्रांसुडेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ये दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट, ठीक है ना। सो ट्रांसुडेशन से मुराद ये है कि सारी बात है, अब लिक्विड है, लिक्विड ने जहाँ से जगह देखनी है, फ़र्ज़ करें अगर कोई पाइप भी है, पाइप लीक हो जाता है तो पानी सारा बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से जब ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उनमें जो है सुराख हो जाएंगे, सुराख बन जाएंगे, तो जो लिक्विड है, ब्लड जो है, ब्लड में से जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो सारे का सारा ब्लड वेसल्स को छोड़कर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखें स्लोइंग आर स्टेसिस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो वेजोडाइलेशन होने से जो बहुत फास्ट थी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और स्लो होने से मज़ीद जो है प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने से जो लिक्विड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स को छोड़कर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा। तो स्लोइंग ऑफ द स्टेसिस या माइक्रो सर्कुलेशन है। नेक्स्ट या फाइनल स्टेप में देखिए ल्यूकोसाइड्स माइग्रेशन। अब ल्यूकोसाइड्स जो कि नॉर्मली बिल्कुल ब्लड वेसल्स के दरमियान में मूव कर रहे होते हैं, और साइडों पर पेरीफेरीज के जो है वो प्लाज्मा होता है, स्लो मूविंग प्लाज्मा, जो कि उन ब्लड सेल्स को जो एंडोथीलियम है, जो वॉल्स ऑफ द इंटरनल वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स है उनके साथ नहीं लगने दे रहा। तो वो जैसी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो जो ल्यूकोसाइड्स हैं वो बड़ी जल्दी के साथ जो है ब्लड वेसल्स के जो इंटरनल लाइनिंग है उसके साथ मिल जाएंगे, और वहाँ से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या उनके साथ जो है जाकर एडहियन कर लेंगे। यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले बेटा मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी में दो तरह के प्रेशर्स होते हैं, एक है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि रेड एरो से है, दूसरा है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना बेटा। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो आर्टीरियल एंड, देखें ये ब्लड वेसल है, इसके दो एंड्स होते हैं। ये अगर नॉर्मल हम एक ब्लड वेसल की बात करें तो ये जो रेड वाला हिस्सा है ये आर्टीरियल एंड है, आर्टरी है, उसके बाद आर्ट्रियोल्स और फिर कैपिलरीज हैं।
जबकि जो ब्लू वाला हिस्सा है उसमें ये वेन है और ये वेन्यूल्स और ये कैपिलरीज आ जाएंगी। नॉर्मली क्या होता है कि आर्टीरियल साइड पे चूँकि ब्लड जो है वो हार्ट उसको पंप कर रहा होता है तो ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो आर्टीरियल लेवल पे क्या होगा कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, जिसको हम रेड से ज़ाहिर करें, और कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये कम होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी जो इंटरनल लाइनिंग है, ये जो सेल्स थे, ये जो अंदरूनी एंडोथीलियल के सेल्स थे ये नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेमेशन हुई है तो ब्लड वेसल चूँकि इनका डायमीटर भी बढ़ गया तो अब ये देखिए इनके दरमियान में गैप बन गया है। गैप बनने से क्या होगा, यहाँ सुराख हो जाएंगे। तो अब जैसे ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो लिक्विड है वो इन सुराखों के ज़रिए बाहर आ जाएगा। बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है या इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो नॉर्मली क्या होगा कि एक नॉर्मल ब्लड फ्लो में आर्टीरियल एंड पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, सारे का सारा जो है वो लिक्विड जो है वो यहाँ से बाहर आ जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। कैपिलरी लेवल पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर होंगे, इसलिए जो लिक्विड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर भी जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है। वो एक जैसी रफ्तार के साथ अंदर भी जाता रहता है और बाहर भी निकलता है और एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं नॉर्मल वेन की, तो नॉर्मल वेन में क्या होता है, नॉर्मल वेन में ये होगा कि जो कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बेटा कम हो जाएगा। तो कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़्यादा होने और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कम होने से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है और वही लिक्विड जो पहले यहाँ से बाहर निकला था वो दोबारा ब्लड वेसल्स के अंदर जो है चला जाएगा और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है स्पेस है उसमें जो नेट लेवल है लिक्विड का वो नॉर्मल रहता है और इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ये तो था एक नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये देखें जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ छोटा तीर था उसको एक बहुत बड़े तीर से जाहिर किया गया है, तो बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ये देखें ब्लड वेसल भी डायलेट हो गई हैं, ये आर्टरी जो है ये भी डायलेट हो गई है, आर्ट्रियोल्स भी डायलेट हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, फैल गए हैं और ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी फैल गई हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उस एरिए में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लिक्विड, नॉर्मल से ज़्यादा लिक्विड जो है वो ब्लड वेसल्स को छोड़कर बाहर आ जाएगा। इस लिक्विड के साथ साथ ल्यूकोसाइट्स और दूसरे ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। अच्छा, अब कैपिलरी लेवल पे भी क्या होगा कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वही ज़्यादा रहेगा, लेकिन कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एज इट इज़ नॉर्मल रहेगा और कैपिलरी लेवल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आउट फ्लो है वो बाहर की जानिब ही रहेगा, नेट फ्लो आउट ही रहेगा। मतलब कि जो टोटल लिक्विड का जो फ्लो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होगा और ब्लड कैपिलरी से अंदर की जानिब जो लिक्विड है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। यही वजह है कि इस सारे एरिया में लिक्विड 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 जो है ये इकट्ठा हो जाएगा। अब फिर बात करेंगे हम वेनस के एंड पे या वेन्यूल पे। तो वेन्यूल के एंड पे भी स्टिल जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगरचे आर्टरी और कैपिलरी के एंड से कम है, लेकिन वेन्यूल के एंड पे भी स्टिल जो है वो कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो बजाय इसके कि वो सारा लिक्विड यहाँ से वापस अंदर जाए ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि एक नॉर्मल ब्लड वेसल में होता है, तो वो लिक्विड अंदर जाने के बजाय यहाँ से भी बाहर निकल आएगा। तो यहाँ आप देखें कि जब इन्फ्लेमेशन होगी तो बहुत ज़्यादा जो लिक्विड है वो आपकी ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज़ को छोड़कर, आर्ट्रियोल्स को छोड़कर और कैपिलरीज़ को छोड़कर जो है बहुत ज़्यादा जो ब्लड जो लिक्विड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा और इसी वजह से जो वो एरिया है वो ज़्यादा मोटा हो जाता है या सूजन उस एरिया में हो जाती है। उसके बाद मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखाता हूँ। इसमें देखें ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है। नॉर्मल ब्लड वेसल में जो है जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड वेसल के बिल्कुल दरमियान में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ब्लड वेसल के बिल्कुल दरमियान में मूव कर रहे होते हैं और ये साइडों पर नहीं लगते जाके। ये साइडों पे जो इंटरनल लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं उसके साथ जाकर नहीं टकराते। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है और कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों एक दूसरे के से बराबर होते हैं। जितना लिक्विड बाहर आता है उतना लिक्विड ही अंदर जाता है। लेकिन इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होता है, चूँकि इन्फ्लेमेशन में वेजोडाइलेशन और स्टेसिस हो जाती है और इंटर एंडोथीलियल स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। देखें जहाँ ये सेल्स आपस में जुड़े हुए थे एंडोथीलियल सेल्स, वहाँ इनके दरम्यान में स्पेस आ गई है। तो सारे का सारा जो लिक्विड और ये जो ब्लड सेल्स थे जो अंदर मूव कर रहे थे वो यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है ना।
सो ये एक्सुडेट बन जाएगा जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होगा, और इसके अलावा इसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो भी आ जाएंगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्या होगा कि डिक्रीज कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अभी हमने डिस्कस किया है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस लिवर डिजीज़ में, या इंक्रीज प्रोटीन लॉस जिसको हम किडनी डिजीज कहते हैं, तो उसमें भी यही होता है। तो इससे भी फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा कि जो भी लिक्विड है वो ब्लड वेसल को छोड़कर बाहर जो है वो आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस केस में जो है ये देखें कि जो ब्लड सेल्स हैं इनके दरम्यान में स्पेस नहीं बढ़ी, लेकिन अल्ट्रा जो लिक्विड है वो ब्लड का बाहर आएगा, तो जाहिर बात है उसमें फिर ब्लड सेल्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा, तो उसको फिर हम जो है वो ट्रांसुडेट कहते हैं। ठीक हो गया। ट्रांसुडेट में लो प्रोटीन कंटेंट होता है और फ्यू सेल्स होते हैं। सो देयर इज़ अ मच डिफरेंस बिटवीन द एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। एक्सुडेट जो है वो कैसे बनता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ से सारे की सारी चीज़ें इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी की सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, सेल डेब्रिस भी बाहर आ जाएगा। जबकि इन केस ऑफ ट्रांसुडेट क्या होगा कि परमिएबिलिटी जो है वो ब्लड वेसल्स की नहीं बढ़ी, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने से जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ से रास्ता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ जो लिक्विड वाला पोर्शन है वही बाहर आएगा, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्रोटीन्स और सेल डेब्रिस नहीं आएगा। तो इससे जो है जो लिक्विड होगा उसको हम फिर ट्रांसुडेट कहते हैं। ठीक हो गया। बिल्कुल यही है। नेक्स्ट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये बहुत सारे सेल्स जो हैं वेजोडाइलेशन की वजह से जो है ये बाहर आ गए हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो अभी जो हमने एक्सुडेशन और ट्रांसुडेशन डिस्कस किया, देखिए जो एक्सुडेट क्या है वो एस्केप ऑफ लिक्विड फ्लूइड प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स फ्रॉम द वेस्कुलर system into the interstitial tissue by the body or in the body cavity is known as exudation। तो अभी हमने जो है बेटा एक्सुडेशन को डिस्कस किया है। एक्सुडेशन में क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स भी आ जाएंगी, ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्कुलर परमिएबिलिटी ज़्यादा हो गई है, अगरचे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ये एक्सुडेट जो है ये कहलाएगा। एक्सुडेट क्या है? एक्सुडेट इज़ अ एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड that has a high content of the protein concentration and contains the cellular debris, और इसमें cellular debris जो है वो भी होगा। दूसरी जानब आ जाता है बेटा ट्रांसुडेट। अब ट्रांसुडेट क्या होता है? ट्रांसुडेट देखें, ट्रांसुडेट जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जिसमें लो प्रोटीन कंटेंट होता है, और मोस्टली इसमें जो है वो एल्बुमिन होती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में जो है इसमें सेलुलर मटेरियल और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी कम हो जाएगी। तो बाज़ औक़ात वो शॉर्ट क्वेश्चन में फ़र्क पूछ लेता है एक्सुडेट और ट्रांसुडेट का, तो आपको आना चाहिए। देखिए जो एक्सुडेट है ना उसमें उसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, हाई प्रोटीन कंटेंट होगा, हाई सेलुलर डेब्रिस होगा और हाई ब्लड सेल्स उसके अंदर होंगे। जबकि जो ट्रांसुडेट हैं, ट्रांसुडेट की लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, लो प्रोटीन कंटेंट होगा, लो सेलुलर डेब्रिस उसके अंदर होगा, और लो उसके अंदर बहुत ही फ्यू या बिल्कुल भी ब्लड सेल्स हैं उसमें नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो ये फ़र्क था ट्रांसुडेट और एक्सुडेट का। नेक्स्ट है जी एडीमा। एडीमा क्या है? एडीमा हम मोस्टली देखते हैं पानी अगर किसी जगह पे आपकी बॉडी में जमा हो जाता है, हम कहते हैं इसमें एडीमा हुआ हुआ है। एडीमा जो है, एडीमा डिनोट्स एंड असेस लिक्विड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यूज़। तो एडीमा जो है ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ के अंदर जो है ज़्यादा कंसनट्रेशन है, वाटर की जो है, फ्लूइड की जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन है, या फिर सीरस कैविटीज़ के अंदर जो है फ्लूइड की ज़्यादा कंसनट्रेशन। तो इट कैन बी आइदर एन एक्सुडेट या ट्रांसुडेट। तो ये जो एडीमा है इसमें दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। ट्रांसुडेट भी हो सकता है और एक्सुडेट भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी पस। पस क्या है? देखें पुरुलेंट एक्सुडेट। ये एक पुरुलेंट एक्सुडेट है, इज़ एन इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है, रिच इन ल्यूकोसाइट, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में कौन सी चीज़ होगी? ल्यूकोसाइट्स होंगे। मोस्टली उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं और सेलुलर डेब्रिस होता है और डेड सेल्स होते हैं। ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा केसेस में इसके अंदर जो है वो माइक्रोब्स भी मौजूद होते हैं। तो पस क्या है? पस एक पुरुलेंट एक्सुडेट है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थे वो इवेंट्स जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं। तो यही है बेटा, इसमें चेंज इन द वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। देखिए वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द सेवरल मेडिएटर्स, नोटेबली हिस्टामिन एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल।
वेजोडाइलेशन किसकी वजह से होगी? बहुत ज़्यादा जो केमिकल मीडिएटर्स हैं उनकी वजह से होगी। उन केमिकल मीडिएटर्स में जो सबसे अहम है वो बेटा हिस्टामीन है, और इसके अलावा जो स्मूथ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनकी वजह से भी जो है वो वेजोडाइलेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? वेजोडाइलेशन इज़ क्विकली फॉलोड बाय इंक्रीज परमिएबिलिटी। ज़ाहिर बात है बेटा, जब वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। माइक्रोवेस्कुलेचर की जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी विद द आउट पोरिंग ऑफ द प्रोटीन रिच फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज़ के अंदर। तो जैसी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, तो उसके साथ ही जो है वो प्रोटीन रिच लिक्विड जो है वो बाहर आ जाएगा। प्रोटीन रिच लिक्विड जो है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेसिस। स्टेसिस क्या है? लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इंक्रीज्ड वेसल डायमीटर, के जो फ्लूइड है उसका निकल जाना और ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो ज़्यादा हो जाना, दैट लीड टू द स्लोअर ब्लड फ्लो, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। कंसंट्रेशन जो है रेड ब्लड सेल्स की जो है ब्लड वेसल्स के अंदर कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी जो है ब्लड की वो ज़्यादा हो जाएगी। विस्कोसिटी इसलिए ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वहाँ से लिक्विड वाला पोर्शन जो है वो बाहर निकल जाएगा, ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, और इसको जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इन गवर्नमेंट ऑफ द स्मॉल वेसल्स विद अ स्लोली मूविंग रेड सेल्स कंडीशन टर्म्ड एज स्टेसिस। तो स्टेसिस वाली क्या कंडीशन है बेटा? स्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें से बहुत कम ब्लड फ्लो होगा, स्लो मूविंग ब्लड फ्लो होगा, जिसमें ज़्यादातर जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो होंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट होगा, और इंक्रीज्ड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड होगा। तो इसको फिर हम स्टेसिस, आमतौर पे स्टेटिक्स से निकला जिसका मतलब होता है साकन। तो ये तकरीबन बहुत ही कम स्पीड से मूव करता हुआ ब्लड है। So as stasis develops, blood leukocytes principally neutrophils accumulate along the vascular endothelium। तो जैसे ही स्टेसिस की कंडीशन आएगी तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या करेंगे कि वो एंडोथीलियम जो है इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल उसके अगेंस्ट जो है वो जमा हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। नॉर्मल ब्लड फ्लो में क्या था कि जो ल्यूकोसाइट थे वो ब्लड वेसल के बिल्कुल दरमियान में मूव कर रहे थे, और इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन भी दरमियान में मूव कर रही थी, लेकिन एंडोथीलियल सेल के साथ कोई चीज़ भी जाकर अटैच नहीं हो रही थी। बी में क्या देखें? रिफ्रैक्टरी ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो ब्लड वेसल्स के जो यहाँ पर जो एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान में जो गैप है ये ज़्यादा हो गया है, परमिएबिलिटी ज़्यादा हो गई है। तो इंड्यूस्ड बाय द हिस्टामिन अदर मेडिएटेड रैपिड एंड शॉर्ट लाइफ यूनिट्स। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थी या जो ब्लड सेल थे ये यहाँ से, जहाँ से तीर का निशान आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल आएंगे। फिर है एंडोथीलियल इंजरी। एंडोथीलियल इंजरी में ये देखें, अगर एंडोथीलियम की हो जाएगी तो ये सबसे पहले एक इसका आगे एक स्लाइड है उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये यकदम बाहर नहीं आ जाते। ये पहले जो है वो मार्जिनेशन होती है, फिर रोलेक्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, फिर अटैचमेंट होती है, और इसके बाद रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, वो इनको अटैच करते हैं, फिर उसके बाद एंडोथीलियल इंजरी होती है। तो ये आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। सो एंडोथीलियल इंजरी में क्या हो गया? एंडोथीलियल इंजरी काज्ड बाय द बर्न्स सम माइक्रोबियल टॉक्सिन्स या रैपिड मे बी लॉन्ग लिव्ड या शॉर्ट लिव्ड। तो ये हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट में क्या है? ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन वाली साइड पे जो है वो ल्यूकोसाइट्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। द चेंज ऑफ द ब्लड फ्लो एंड वेस्कुलर परमेबिलिटी आर क्विकली फॉलोड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ द ल्यूकोसाइट इनटू द टिश्यू। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके साथ ही जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ल्यूकोसाइट जो हैं उसमें आएंगे वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं। सो जर्नी ऑफ द ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल ल्यूबन टू द टिश्यू is a multi-step process that is mediated and controlled by the adhesion molecule and cytokines called the chemokines। तो ये ऐसे नहीं होता, ये एक बाकायदा सीरीज़ के ज़रिए जो है वो बाहर निकलते हैं, और इसको कंट्रोल करने वाले जो हैं वो केमिकल मेडिएटर्स होते हैं जिसको हम साइटोकाइंस या कीमोकाइंस कहते हैं। अच्छा, ये है अब सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिसमें ये देखें सबसे पहले बेटा क्या होगा कि ये ल्यूकोसाइट है। ये ल्यूकोसाइट नॉर्मल जो है ब्लड वेसल में बिल्कुल दरमियान में से मूव कर रहा था। अब जैसे ही रप्चर हुई है यहाँ से इन्फ्लेमेशन के ज़रिए
ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हुई है, तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो इसके जो इसमें ये जो रिसेप्टर्स जिनके साथ अटैच होंगे, जैसे कि ये जो एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन है, स्टाइलेट लेविस, और इसके बाद इंजेक्शन लो एफिनिटी स्टेट, तो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड के बाहर निकलने से ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पर आ जाएंगे, इनकी बेटा इसको कहते हैं मार्जिनेशन। मार्जिनेशन कहते हैं कि दीवारों के साथ लगना, मार्जिन्स कहते हैं कि नुकरों को। तो यहाँ से ये दरमियान से आकर ये यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं उनके पास आ जाएगा। यहाँ पर अब पी सिलेक्शंस और ई सिलेक्शंस होती हैं, तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर जो ये जो लगे होते हैं इनको जो है वो देखती हैं, इनको लेती हैं, फिर यहाँ पर प्रोपगेशन होगी, ठीक है ना। सबसे पहले ये आकर अटैचमेंट होती है, एडियन है, एडियन के बाद जो है इंटीग्रन है, प्रोपगेशन इसको कह लें, एडियन, और इसके बाद इसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है ना। शेप चेंज होने के साथ ही नेक्स्ट स्टेप में जनाब ये स्क्वीज़ करके यहाँ से ब्लड वेसल से बाहर निकल आ जाता है, और ब्लड वेसल से बाहर निकल कर ये उस जगह पर आ जाएगा जहाँ से केमिकल मेडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, और जहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट पड़ा है वहाँ जाकर उसको ख़त्म कर देगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मार्जिनेशन है, फिर एडियन है, फिर रोलेक्स फार्मेशन है, ठीक है ना, फिर शेप चेंज है, और आखिर पे जो है वो स्क्वीजिंग है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ये होते हैं। इसमें आप देखें इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी क्या है, वेस्कुलर लीकेज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल। अब इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी किसकी वजह से होगी, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी एंडोथेलियल सेल्स की, जिसकी वजह से इंटर एंडोथेलियल जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। मोस्ट कॉमनली इसमें वेस्कुलर लीकेज होगी, और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो हिस्टामिन है, ब्रेडकैनिन और ल्यूकोट्राइन्स और कुछ दूसरे केमिकल मेडिएटर्स होते हैं। नेक्स्ट है जी एंडोथीलियल इंजरी। एंडोथीलियल इंजरी तब होगी जबकि एंडोथीलियल सेल जो हैं वो नेक्रोसिस हो जाएगी उनके अंदर, या जब ल्यूकोसाइट्स आकर उनके साथ अटैच होते हैं तो ल्यूकोसाइट से जो एंजाइम्स होंगे वो ऐसे एक्सक्रीट होंगे जो कि एंडोथीलियल सेल्स को डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लूइड एंड प्रोटीन्स। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर है VEGF जिसको बोलते हैं, वो प्रमोट करता है वेस्कुलर लीकेज को। वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर हार्मोन रिलीज़ होगा और वो वेस्कुलर लीकेज को प्रमोट करेगा। उसके बाद मार्जिनेशन है, रूलिंग है और एडियन है। सो टू मेजर फैमिलीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द ल्यूकोसाइड, एडियन एंड मार्जिनेशन आर द सिलेक्टिन्स एंड इंटीग्रेंस। दो मेजर फैमिलीज़ हैं जो कि ल्यूकोसाइड्स की एडियन और मार्जिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनको हम कहते हैं सिलेक्शंस और इंटीग्रेंस, और उसके बाद लाइजेंट्स आ जाएंगे। सो इनिशियल रोलिंग जो है वो इंटरेक्शन की वजह से होती है, मेडिएटेड बाय द फैमिलीज ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड द सिलेक्शंस। सो फिरम एडहियन इज मेडिएटेड बाय द फैमिली ऑफ हेट्रो डाइमेरिक ल्यूकोसाइड सरफेस जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेंस। सिलेक्शंस कौन से होंगे बेटा, साइटोकाइंस सिलेक्शंस हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस के हो सकते हैं, इसके अलावा मैस्ट सेल हो सकते हैं, एंडोथीलियल सेल्स के हो सकते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकन 1, और उसके बाद कीमोटैक्सिस आ जाएगा इसके अंदर। इंटीग्रेंस देखें, इंटीग्रेंस क्या है, द वीक रोलिंग इंटरेक्शन स्लो डाउन द ल्यूकोसाइट्स एंड गिव देम टू अपॉर्चुनिटी टू बाइंड मोर firmly to the endothelial cell endothelium. So furum adhesion is mediated by the families of the heterodimeric leukocyte surface proteins called the integrins. So first of all इसमें देखें सिलेक्शंस की जो फैमिली है वो इसमें L सिलेक्शंस है, वो डिस्ट्रीब्यूशन देगी न्यूट्रोफिल्स को, मोनोसाइट्स को, टी सेल्स को, और इसके अलावा बी सेल्स को देगी। ठीक हो गया। एल सिलेक्शन को हम सेलाइल लेविस सिलेक्शन भी कहते हैं, उसी हिसाब से उसका जो है वो नाम है। ई सिलेक्शन को हम एंडोथीलियम एक्टिवेटेड एंडोथीलियल सिलेक्शन भी कहते हैं। ये एंडोथीलियम के एक्टिवेट होने से होता है। साइटोकाइनिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकन 1 से होगा, ठीक है जी। और जो पी सिलेक्शन है वो नॉर्मली जो है उसमें देखें वो भी एंडोथीलियल एक्टिवेटेड साइटोकाइन्स, इंटरल्यूकन 1 और हिस्टामिन और जो है वो थ्रोम्बिन के ज़रिए से होगा, ठीक है ना। तो ये जो सिलेक्शंस हैं ये आपने देख ही लिए हैं। यहाँ से जैसे ही वो
ब्लड सेल्स आएंगे तो ये उनको यहाँ से अटैचमेंट के लिए जो है वो साइट प्रोवाइड करेंगे। ये देखें ना, वो आकर जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो आकर इन सिलेक्शंस के ऊपर आकर अटैच होते हैं, अदरवाइज वो अटैच नहीं हो सकते। ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती हैं उसको। उसके बाद ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन है एंडोथेलियम में। नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स रिक्रूटमेंट इज़ द मार्जिनेशन। मार्जिनेशन में क्या होगा कि ल्यूकोसाइट जो हैं वो एंडोथेलियम की जो लाइनिंग है उसमें आ जाएंगे, जिसको हम ट्रांस मार्जिनेशन या अडैप पेडिसिस कहते हैं। इसमें देखें आफ्टर ट्रांसफर्स एंडोथेलियम ल्यूकोसाइट्स पायरिस द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोबेबली बाय सिक्रीटिंग द कोलाजिनेज। कोलाजिनेज एक एंजाइम है और वो रिलीज़ किया जाता है इंटर द एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ और फिर वहाँ से हो जाएगा। केमोटैक्सिस क्या है ल्यूकोसाइट्स की? आफ्टर एक्साइटिंग द सर्कुलेशन ल्यूकोसाइट्स मूव इन द टिश्यूज़ टुवर्ड द इंजरी। अब ल्यूकोसाइट्स इंजरी वाली जगह पर मूव कर जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। कीमोटैक्सिस जो है लोकोमोशन है ल्यूकोसाइट्स की केमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब कि ऐसे केमिकल रिलीज़ किए जाएंगे जो कि ल्यूकोसाइट्स को उस जगह पर खींच कर ले जाएंगे, उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। द रिस्पॉन्स ऑफ दिस ल्यूकोसाइट्स कॉन्सिस्ट ऑफ रिकग्निशन ऑफ द अफेंडिंग एजेंट। वहाँ पर जाकर वो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो उस अफेंडिंग एजेंट को रिकग्नाइज़ करेंगे अपने TLRs के ज़रिए और इसके अलावा रिसेप्टर्स के ज़रिए जो कि सिग्नल्स देंगे। और सेकंड इसमें क्या होगा कि एक्टिवेटेड जो ल्यूकोसाइट्स होंगे वो फैगोसाइटोसिस करवाएंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे उस अफेंडिंग एजेंट्स को। ठीक हो गया जी। ये है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या है? केमिकल अट्रैक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट टुवर्ड्स द साइट ऑफ द इंजरी। सो बेटा आज इसके साथ ही हमारा जो अभी का लेक्चर है उसको हम फ़िलहाल एंड करते हैं। यही चीज़ हम दोबारा इधर से शुरू करेंगे क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है। तो आज हमने डिस्कस किया है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत सादा वाली इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है जी। और इसमें क्या होगा कि जल्दी हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसमें इवेंट्स हैं रिएक्शंस के, काजेज़ हमने देखे, इसके अलावा हमने कार्डिनल साइंस देखे, वेस्कुलर इवेंट्स देखे। अभी हम वेस्कुलर इवेंट्स को ही देख रहे हैं सारा, लेकिन सेलुलर इवेंट्स को हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। कैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, कैसे कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ये चीज़ें हमने देखी हैं। एक्सुडेट, ट्रांसुडेट और एडिमा पस की डेफिनेशन देखी है। इसमें मार्जिनेशन देखी है इन्फ्लेमेशन में, ठीक है जी। मार्जिनेशन के बाद हमने एडियन देखी है, रोलेक्स फार्मेशन देखी है, चेंज इन द शेप देखी है और इसके बाद सुफ्यूजिंग देखी है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लें, अगर कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें इसका जो बकिया हिस्सा है वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।